आज आप सुनने वाले हैं कोयल भलेश्वर की लिखी हुई प्यार या बलात्कार। कलमधारी में सिया घोष। वैष्णवी आज पुलिस स्टेशन बैठी हुई है और एक महिला पुलिसकर्मी उसका बयान दर्ज कर रही है। उसका सारा चेहरा जख्मों से भरा हुआ है। पूरे शरीर पर दांत द्वारा काटने के निशान है। महिला पुलिसकर्मी वैष्णवी को देखते ही समझ जाती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। लेकिन जब वैष्णवी उस बलात्कारी का नाम बताती है तो वो रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर देती है। इस बात पर वैष्णवी की सहेली पूजा, जो कि एक डॉक्टर भी है, उनसे पूछती है, क्या आपको इसकी हालत देखकर नहीं लग रहा कि इसका बलात्कार हुआ है? वो महिला पुलिसकर्मी सुनीता जवाब में कहती है, कौन कहेगा इसे बलात्कार मैडम? पति का पत्नी को प्यार करना कहाँ से बलात्कार माना जाता है? ये बात सुनते ही पूजा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में वैष्णवी के बदन से दुपट्टा हटा देती है और उसका शरीर दिखाते हुए कहती है, ये देखिए दांतों के निशान, ये आपको प्यार की निशानी लग रही है? सुनीता उसके गर्दन और जहां तक सूट के गले में शरीर दिख रहा है वहां तक देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी चमड़ी दांतों से पूरी तरह कटी हुई है और कहीं कहीं से तो खून भी निकल रहा है। सुनीता दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहती है, प्लीज आप इसे दुपट्टे से ढक दीजिए। अब पूजा कहती है, क्या आपसे इसके जख्म देखे नहीं जा रहे हैं? सोचिए जरा, ये बेचारी तो हर रोज चुपचाप सहन कर रही है। क्या भी आप इसे प्यार कहेंगी पति का? सुनीता की आंखें भर आती है और वो उसे बयान देने के लिए कहती है। वैष्णवी, जो अभी तक खामोश बैठी हुई थी, वो लड़खड़ाती जुबान से अपनी दर्द भरी कहानी बताना शुरू करती है। 18 साल की उम्र में ही विवाह हो गया था वैष्णवी का, वो भी खुद से 8 साल बड़े लड़के से। मासूम सी वैष्णवी, जो अभी तक कुछ भी नहीं जानती थी, वो ब्याह कर पहुंचती है अपने पति के घर। घर में उसके पति अनिल, उसकी बूढ़ी सास और उसके ससुर थे और अब वैष्णवी आ गई थी। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पुराने हीरो का व्यापारी जो थे उसके ससुराल वाले, अनिल जो एक करोड़पति बाप की इकलौती औलाद थी, उसमें तरह के अवगुण भरे हुए थे। पहले ही रात वो वैष्णवी के करीब शराब पीकर आता है। होश में ना होने की वजह से उसे वैष्णवी की भावनाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। वैष्णवी उस रात फूल की तरह मसल दी गई, लेकिन कहे भी तो किसे, क्योंकि समाज की नजर में तो ये मिलन की रात सुहाग रात जो थी, जो अब एक रात की नहीं बल्कि हर रात की बात हो गई। अनिल ने आज तक कभी भी वैष्णवी से सही तरीके से बात तक नहीं की, बस उसे एक मशीन समझकर अपनी जरूरत पूरी करता रहा और उसके बाद पीठ फेर के सो जाता था। धीरे धीरे वक्त भी बीतने लगा, लेकिन अनिल के स्वभाव में जरा भी अंतर नहीं आया। वैष्णवी ने 1-2 बार ये बात अपनी सास को कहा भी तो उसे ये कहकर चुप करवा दिया गया कि तुम्हें हम ब्याह कर किस लिए लाए हैं? इसलिए ना कि तुम हमारे बेटे को प्यार करो। अब बेचारी वैष्णवी भी चुप कर गई। उसकी बचपन की दोस्त पूजा ही एकमात्र उसका सहारा थी, जिसे वो अपने दिल की हर बात बताया करती थी। उसने बहुत बार वैष्णवी को समझाया कि अनिल को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन हर बार ही वैष्णवी का एक ही जवाब होता, मैं अपने उस सौतेली माँ के पास वापस नहीं जाना चाहती। वक्त के साथ अनिल और भी ज्यादा अत्याचार करने लगा। एक रात जब वो रात के 12 बजे घर पहुंचा, बिल्कुल होश में नहीं था। वैष्णवी जो आज सुबह से तप रही थी, उसने आज पहली बार उसे सम्मत के लिए मना कर दिया, ये कहकर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अनिल, जिसे ना सुनने की आदत नहीं है, वो इतनी सी बात पर अपनी बेल्ट निकालता है और उसकी कमर पर लगातार वार करता रहता है। इतने पर भी जब दिल नहीं भरता तो उसे 2-4 थप्पड़ भी जड़ देता है। अब अनिल वैष्णवी से कहता है, तू पत्नी है मेरी, मैं जब चाहूंगा तब तुझे करना पड़ेगा जी। ये कहकर वो पूरी तरीके से वैष्णवी का बलात्कार करता है। उसके बाद तो खुद थककर सो जाता है, लेकिन बेचारी वैष्णवी पूरी रात रोते हुए बिताती है। इस तरह धीरे धीरे अनिल के अत्याचार भी बढ़ने लगे और फिर एक दिन पता चला कि वैष्णवी माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि इसे पूरा आराम करवाया जाए। बच्चा बहुत कमजोर है, इसलिए खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखा जाए। सभी घर में बहुत खुश हुए और सास तो बार बार नजर उतारती रही उसकी। अब सभी के बाहर जाने के बाद अनिल वैष्णवी के पास कमरे में आया और उसे कहा, वैष्णवी, मुझे माफ कर दो। अभी तक जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अब से मैं तुझे कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा। दुनिया की हर खुशी तेरे कदमों में ला दूंगा।
वैष्णवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज पहली बार उसने अपने पति को उससे प्यार से बात करते हुए देखा था। अब वो भी मन ही मन सोचने लगी थी, इस बच्चे के लिए ही सही, कम से कम मुझे इनका प्यार तो मिला। इस तरह उसने भी पुरानी बातों को भुलाकर अनिल को माफ कर दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक दिन अनिल रात के 1 बजे घर आया। उसने आज एक बार फिर शराब पी हुई थी। वैष्णवी गहरी नींद सो रही थी कि अनिल उसकी चादर हटाकर फेंक देता है। वैष्णवी हड़बड़ा कर उठ जाती है और पूछती है, क्या हुआ जी? तेरा पति घर आया है और तू उसकी सेवा करने की जगह सो रही है बेशरम। अनिल गुस्से में बोलता है। वैष्णवी अब कहती है, जी बताइए आपको क्या चाहिए? ये कहकर वो उठने लगती है कि तभी अनिल उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और उससे कहता है, मुझे इस समय तो सिर्फ तू चाहिए मेरी जान। ये कहकर जब वो वैष्णवी के करीब आने लगता है, वैष्णवी उसे खुद से दूर कर देती है। अनिल अब उसे अपनी ओर करते हुए कहता है, देख, ज्यादा नखरे मत दिखा। हर रोज तेरी बात मानकर बाहर पैसे देकर जा रहा हूँ, लेकिन आज कोई बाहर कोठे वाली मिली नहीं, इसलिए तेरे पास आया हूँ। अनिल की ये बात सुनकर वैष्णवी हैरान हो जाती है। उसे ये जरा भी उम्मीद नहीं थी कि अनिल बाहर और औरतों के पास भी जा सकता है। अब वो कांपती हुई आवाज से पूछती है, जी ये क्या कह रहे हैं आप बाहर और औरतों के पास भी जाते हैं? जब तू मुझे खुश नहीं कर सकती तो बाहर तो जाऊंगा ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अनिल ये कहकर अब फिर से वैष्णवी के करीब आने लगता है, लेकिन वैष्णवी उससे कहती है, कम से कम हमारे होने वाले बच्चे का तो सोचिए। डॉक्टर ने साफ कहा है, इस समय हमें एक दूसरे के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाना है, इससे मेरी तबीयत और भी खराब हो सकती है। ये कहकर वो उठकर कमरे से बाहर जाने लगती है कि तभी अनिल उसे बालों से पकड़कर बिस्तर पर पटक देता है। आज एक बार फिर वैष्णवी के साथ दरिंदगी की हर हदें पार हो जाती है। जब वो विरोध करती तो उसे एक थप्पड़ जड़ दिया जाता। उसकी चीखों की आवाज रात के सन्नाटे में उसके सास ससुर के कमरे तक तो जा रही थी। ऐसा नहीं कि पहले उसकी आवाज उनके कानों तक न जाती हो, लेकिन पहले उन्हें ये पति पत्नी के बीच की बात लगती थी, इसलिए अनदेखा कर देते थे। लेकिन आज सवाल उनके आने वाले पोता या पोती का है, इसलिए वो भी तड़प गए उसकी चीखों की आवाज सुनकर। वो दौड़कर उनके कमरे की तरफ जाकर दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अनिल सुनकर भी अनसुना कर देता है और दरिंदगी की हर हदें पार कर जाता है। इतनी बुरी तरह जबरदस्ती के बाद वैष्णवी बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर में एक तो पहले से ही कमजोरी, ऊपर से तीसरा महीना चल रहा था। ऐसे में अनिल के द्वारा इतनी बेरहमी से बलात्कार करना उसकी हालत को और भी ज्यादा दर्दनीय बना देता है। अब अनिल दरवाजा खोलता है और दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। वैष्णवी की सास जब कमरे में आती है तो उसकी हालत देखकर अंदर से कांप जाती है। ऐसा लग रहा था मानो उसका पति नहीं, कोई जल्लाद उस कमरे से बाहर निकल कर गया है। वैष्णवी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और शरीर के कई जगहों पर चोटों के निशान भी है। आज पहली बार उसकी सास कमरे में आई थी तो उनके लिए ये सब कुछ बड़ा ही भयानक था, क्योंकि आज तक तो वो इन सबको पति पत्नी के बीच की नोक-झोंक ही समझ रही थी। अभी तक तो उन्होंने खुद को संभाला भी नहीं था कि उनकी नजर खून से भरी बिस्तर पर जाती है, जिससे अब वो और भी ज्यादा डर जाती है। अब वो जल्द ही वैष्णवी को कपड़े पहनाती है और अपने पति के साथ एक जान पहचान के अस्पताल जाती है। वहां वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक भेदिए की हवस एक माँ को तो घायल करता ही है, लेकिन साथ ही अपने अंश का भी वध कर देता है। एक मासूम भ्रूण की हत्या उसी के पिता द्वारा की जाती है। कोई पुलिस केस ना बने इसलिए पैसों से सभी को चुप कर दिया जाता है। वैष्णवी बेचारी खाली हाथ घर लौटती है, लेकिन उसका दुख समझने वाला कोई भी नहीं था वहाँ। उसे उम्मीद थी कि एक औरत होने के नाते उसकी सास उसका दुख अवश्य समझेगी, लेकिन वहाँ से भी उसे निराशा ही हाथ लगी। उसकी सास उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर कहती है, देखो बेटी, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जैसा भी हो है तो तुम्हारा पति ही। घर की बात बाहर या अपने मायके में किसी के सामने मत करना और पुरानी बातों को भुलाकर एक बार फिर से नई जिंदगी शुरू करो। मैंने अनिल से बात की है, उसे भी बहुत पछतावा है इस बात का और उसने वादा भी किया है
कि वो आगे से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। आगे तुम्हारी इच्छा बेटी। ये कहकर वो वहां से उठकर चली जाती है और रह जाती है समाज के बंधन में जकड़ी हुई वैष्णवी। तभी उसकी बचपन की सहेली पूजा का फोन आता है और अब वैष्णवी से बर्दाश्त नहीं होता। वो रोते हुए सारी बात पूजा को बता देती है। पूजा अब उसे गुस्से में कहती है, वैष्णवी तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब? मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम थोड़ा हौसला दिखाओ। नहीं पूजा, बस मुझे इन्हें आखिरी मौका देना है। अगर इस बार भी ये नहीं सुधरे तो मैं फिर इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। ये कहकर फोन रख देती है वैष्णवी और उम्मीद लगाए बैठी है कि अपने बच्चे को खोकर शायद अनिल बदल जाएगा। अब एक ऐसी भयानक रात आने वाली थी जिसका कल्पना वैष्णवी ने भी नहीं किया होगा। आज वैष्णवी के सास ससुर किसी काम से बाहर गए हैं। वैष्णवी घर पर अकेली है। रात के 10 बजे है और वैष्णवी अनिल का इंतजार कर रही है। अब अनिल घर तो आता है लेकिन अकेले नहीं, साथ में एक खूबसूरत लड़की भी होती है। वैष्णवी उससे पूछती है, ये कौन है जी? ये आज के लिए मेरी पत्नी है और अब तुम जाओ, जाके हमारे लिए खाना गर्म करो। ये कहकर वो उस लड़की के साथ अपने कमरे में चला जाता है। इस बार वैष्णवी को बर्दाश्त नहीं होता और वो सीधे कमरे में चली जाती है। वो अब अनिल से कहती है, आप बाहर कुछ भी करें, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे ही कमरे में किसी और औरत को लाने का आपको कोई हक नहीं। अब वैष्णवी उस लड़की का हाथ पकड़कर मुख्य द्वार तक ले जाती है और जब तक कि अनिल आता उसे घर से बाहर धक्का मार कर निकाल देती है। अब वैष्णवी दरवाजा बंद करके अंदर जाती है, लेकिन तब तक अनिल गुस्से से भेड़िया बन चुका था। क्या लगता है आपको, क्या हश्र हुआ होगा वैष्णवी का? क्या वैष्णवी हर बार की तरह इस बार भी अनिल के अत्याचारों को सहेगी, ये सोचकर कि अनिल एक दिन बदल जाएगा, या फिर विरोध करेगी अपने मान और अधिकार के लिए? ये सवाल सिर्फ वैष्णवी के लिए नहीं, आपके लिए भी है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।